Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is the 20th lecture for the course HRM 755 Performance Management, and I am Usman bin Saif. Summary of the previous lecture, as we always do, we first see what we have learned, what we have understood in the last lecture. But इस lecture की एक और unique चीज़ ये है कि आफ्टर ये कोर्स इस तरह से डिज़ाइन हमने शुरू में फर्स्ट लेक्चर में डिसाइड किया था, हमने उसके अंदर ये डिज़ाइन इस तरह से कोर्स किया था कि दिल बी 32 लेक्चर्स इन टोटल, और 32 जो लेक्चर्स हैं उसके अंदर फिर फर्स्ट 10 लेक्चर्स के बाद फर्स्ट सेशनल एग्ज़ाम होगा आपका, और उसके बाद फिर लेक्चर नंबर 20 के बाद सेकंड सेशनल एग्ज़ाम होगा, और फिर लेक्चर नंबर 32 के बाद आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा. देयर विल बी 3 एग्ज़ाम्स इन टोटल. तो हमने फर्स्ट सेशनल की तो बिकॉज वो सारी जो थ्योरी थी वो बेसिक थी, डेफिनेशंस उसमें ज़्यादा थी, इतनी टेक्निकलिटी नहीं थी, तो हमने रिवीजन नहीं की थी बिफोर द फर्स्ट सेशनल. अब सेकंड सेशनल, ये जो आज का लेक्चर है नंबर 22, इसके बाद सेकंड सेशनल एग्ज़ाम आपका होगा. और सेकंड सेशनल एग्ज़ाम से के लिए मैंने फिर इस तरह से किया कि 19th लेक्चर तक तो हमने जो कोर्स पढ़ा है 11th से लेकर 19th, और फिर जो 20th आज का लेक्चर है इसके अंदर हम 11 to 19 तमाम लेक्चर्स को मेन जो उसके टॉपिक्स थे उन सब को रिवाइज कर लेंगे. हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं मैं जाऊँगा, बहुत ज़्यादा मैं आपको क्विक एग्जांपल्स सारे हर टॉपिक्स ही देता जाऊंगा साथ साथ, लेकिन अब क्विकली विल रन थ्रू द मेन टॉपिक्स ऑफ फ्रॉम लेक्चर नंबर 11 टू लेक्चर नंबर 19. सो हमने लास्ट लेक्चर की हमने बात करें तो लास्ट लेक्चर भी इसी में कवर हो जाएगा. अपील प्रोसेस हम अभी दोबारा डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ इश्यूज जो हैं जजमेंटल मैकेनिकल भी इशू हम दोबारा से, ये सारी चीज़ें बेसिकली हम अभी एक दफ़ा दोबारा रिवाइज करेंगे, गो थ्रू कर लेंगे. लेक्चर 19th को भी दोबारा गो थ्रू करेंगे. सो हम यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के बजाय आई विल जस्ट स्टार्ट द लेक्चर फॉर टुडे. एजेंडा फॉर टुडेज लेक्चर, जैसे मैंने अभी बताया कि सेकेंड सेशनल एग्ज़ाम विल बी आफ्टर दिस लेक्चर. So agenda for today's lecture is revision only. Course for second sessional exam is from the 11th lecture to the 20th lecture. Basically course 11th to 19th है, 20th क्योंकि उसका part है, 20th हम revision कर रहे हैं तो revision भी उसके अंदर included होगी. In the 11th lecture we started with chapter number 5 which was about measuring results and behavior. और जब हमने ये बात की थी मेजरमेंट की, हमने जब बात की मेजरमेंट हमने कहा था जी दो तरीके से होती है, या मेजर करते हैं हम रिजल्ट्स को मेजर करते हैं, या मेजर करते हैं बिहेवियर्स को, या दोनों चीज़ों को मेजर करते हैं. अब रिजल्ट्स को हम कैसे मेजर करते हैं? इफ रिजल्ट अप्रोच इज अडॉप्टेड द फॉलोइंग क्विज क्वेश्चन शुड बी व्हाट आर द डिफरेंट एरियाज इन विच द इंडिविजुअल इज एक्सपेक्टेड टू फोकस एफर्ट्स. सबसे पहले उसकी की अकाउंटेबिलिटी क्या है, फिर एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फिर हाउ डू वी नो हाउ वी वेल द रिजल्ट्स हैव बीन अचीव्ड, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स क्या हैं. 3 चीज़ें इसमें याद रखने वाली हैं. की अकाउंटेबिलिटीज़ के, जब भी हम रिजल्ट की बात करते हैं उसमें की अकाउंटेबिलिटीज़, ऑब्जेक्टिव्स और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स. नाउ की अकाउंटेबिलिटी क्या होता है? की अकाउंटेबिलिटी वो एरियाज हैं जिनके ऊपर उस एम्प्लॉय की एवैल्यूएशन होगी. जैसे अब एक एम्प्लॉय है, उसको हमने एक अकाउंटेंट है, उसे काम दिया हुआ है कि जी वो डेली का एक तो मंथली सैलरीज की पेरोल वो बनाएगा, तमाम लोगों की सैलरीज बनाएगा. फिर वो क्या करेगा, जो डेली के पेटी कैश के एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं उनका रिकॉर्ड वो रखेगा, पैसे वो रिइम्बर्स करेगा, पैसे देगा, वो सारा हिसाब वो रखेगा. उसके अलावा जो एम्प्लॉयज़ है उनकी अटेंडेंस का रिकॉर्ड भी वो रखेगा. अब उस हमने 3 की एरियाज दे दिए हैं, 3 मेजर एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी हैं. ये उसकी अकाउंटेबिलिटीज़ हैं, की अकाउंटेबिलिटीज़. इन 3 एरियाज के ऊपर उसको हम रिस्पॉन्सिबल होगा, इन 3 एरियाज पे उसे हम पूछेंगे. फिर ऑब्जेक्टिव्स उसके क्या है, उसके अब ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जी उसने अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज है उसके अंदर उसने काम एफिशिएंटली करना है, अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी है. फिर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स क्या हैं?
तो तीसरी चीज़ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स है। हम रिजल्ट्स की बात करें, रिजल्ट्स को जब मेजर करें, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स ये हैं कि जी हमने अब उसके ये हमने 3 एरियाज़ डिफाइन कर दिए। अब 3 एरियाज़ के अंदर हमने एक बेंचमार्क बना लेंगे कि जी अगर उसने इतने दिन काम किया, इतने दिन की अटेंडेंस का रिकॉर्ड उसने मेंटेन किया, तो वो स्टैंडर्ड मीट कर रहा है या नहीं मीट कर रहा। दिस इज़ हाउ वी मेजर रिजल्ट्स। हमने बहुत डिटेल में पहले पढ़ा था। The key accountability are broad areas of job for which the employee is responsible for producing results. अभी मैंने आपको बताया। A discussion of results also includes specific objectives that employee will achieve as a part of each accountability. अब part of क्या है results also include specific objectives के उसको objectives दे दिए जाते हैं, एक एम्प्लॉय को उसे बता दी जाता है कि ये चीज़ें भी आपने अपने एरियाज़ के अंदर अचीव करनी है। वो क्या है? Objectives are statements of important and measurable outcomes होती हैं। Discussing results also means discussing performance standards. अब क्या है? Results को हम इस बात ये कर रहे हैं कि जी हमने results को measure करना। अब result को measure हम कैसे करते हैं? पहले तो area define करते हैं कि जी किस चीज़ का हमने उसका result लेना है। एक employee क्या उसको responsibility क्या दी है? अब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर उसको स्पेसिफिक हमने ऑब्जेक्टिव्स क्या दिए हैं। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमने उसे दे दी कि जी अटेंडेंस सिस्टम है उसके पास, पेटी कैश है और उसके पास सैलरीज है। अब सैलरीज का ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि जी मंथ के 25th डे पर नेक्स्ट मंथ की सैलरीज वो कंप्लीट करके बना के बैंक को भेज दे, या एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्म कर देगा जी सैलरीज आर रेडी ना। ये उसका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है। की एरिया क्या है? एम्प्लॉय सैलरीज। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड क्या है? परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड ये कि 25th को वो अपना ही ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाता है या नहीं कर पाता। सैलरीज 25th तक बन जाती हैं या नहीं बनती। अगर नहीं बनती तो स्टैंडर्ड आपका परफॉर्मेंस जो है वो अचीव नहीं हो रही, स्टैंडर्ड अचीव नहीं किया। अगर तो हो जाता तो अचीव कर लिए। A performance standard is a yardstick used to evaluate how well all employees have achieved each objective. Performance standard provide information on acceptable and unacceptable performance in relation to quality, quantity, cost and time. उसके बाद आ जाए डिटर्मिनिंग अकाउंटेबिलिटीज़ में। हमने अभी जैसे डिस्कस किया, द फर्स्ट स्टेप इन डिटर्मिनिंग अकाउंटेबिलिटी इज़ टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द जॉब। और हम अकाउंटेबल एरियाज़ हम कैसे डिटर्मिन करते हैं कि जी उसको किस बात पे हम उसे अकाउंटेबल ठहराएंगे, रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे। कि पहले तो उसका हम एरिया आइडेंटिफाई करेंगे कि उसकी जॉब है क्या उसकी, और वो कहाँ से हमें पता चलेगा? उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन से। जॉब डिस्क्रिप्शन हमारे पास आती है थ्रू द जॉब एनालिसिस। The primary source is of course the job description that has resulted from the job analysis and a consideration of unit and organizational level strategic priorities. The job description provides information on the task performed. Tasks included in the job description can be grouped into clusters of tasks based on the degree of relatedness. अब क्या है, टास्क जो हैं उनको उनके क्लस्टर्स, उनके ग्रुप्स बना दिए जाते हैं कि जी ये काम भी करेगा, इसके अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, ये काम करेगा, इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। Each of these clusters or accountabilities is a broad area of the job for which the employee is responsible for producing results. और वो जितने एरियाज हैं वो बेसिकली एम्प्लॉय उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कि उसमें उस एरिया के अंदर उसने रिजल्ट प्रोड्यूस करना है। ऑब्जेक्टिव्स आफ्टर द अकाउंटेबिलिटी हैव बीन आइडेंटिफाइड। जब हमने एरियाज आइडेंटिफाई कर ली, जैसे कि मैंने भी एग्जांपल में बताया कि जी हमने एक अकाउंटेंट है, उसका एरिया आइडेंटिफाई कर लिया कि जी एक तो वो अटेंडेंस सिस्टम के लिए जिम्मेदार होगा, पेटी कैश के लिए जिम्मेदार होगा और सैलरीज के लिए। 3 हमारे ब्रॉड एरियाज आ गए, अकाउंटेबिलिटीज आ गई। अब क्या है, नेक्स्ट स्टेप इज टू मेजर रिजल्ट इज टू डिटरमिन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कि इन एरियाज में उसने करना क्या है, क्या अचीव क्या करना है उसने। Objectives are statements of an important and measurable outcome that when accomplished will help ensure success for the accountability.
वो बेसिकली क्या है, स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट मेजरेबल आउटकम्स होते हैं। इंपॉर्टेंट मेजरेबल आउटकम का मतलब है कि उससे हमने कहा था कि जी 25 तारीख तक सैलरियां हर महीने की वो तैयार कर दिया करेगा, तो मेजर हो सकता है। अगर 25 तक कर देगा तो उसका मतलब है वो अचीव कर रहा है ऑब्जेक्टिव। नहीं 25 को तैयार हो रही, 27 को हो रही है, तो उसका मतलब अचीव ही नहीं किया उसने। Objectives are clearly important because they help employees guide their efforts. ये employees को target देते हैं, guide करते हैं, बताते हैं कि जी कौन सा काम पहले करना है, priority set करने में helpful होते हैं। The purpose of establishing objectives is to identify a limited number of highly important results that when achieved will have a dramatic impact on the overall success of the organization. और ये क्या होते हैं, पर्पस क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव्स का, टू आइडेंटिफाई लिमिटेड नंबर ऑफ हाईली इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, कि हमने एक तो लिमिटेड नंबर में, इसी वजह से हमने कहा कि उन्हें हम ग्रुप कर देते हैं, क्लस्टर कर देते हैं, ताकि नंबर लिमिटेड रहे। व्हेन अचीव, जो अब हम इन्हें अचीव कर लेते विल हैव अ ड्रामेटिक इम्पैक्ट। अब नेचुरली एक एम्प्लॉय है, वो अगर परफॉर्म कर रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा परफॉर्म कर रहा है, अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर रहा है, तो उसका मतलब परफॉर्म कर रहा है। अगर वो परफॉर्म कर रहा है तो एज ए होल ऑर्गेनाइजेशन भी परफॉर्म कर रही होगी। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन ऑर्डर टू मेजर परफॉर्मेंस। आफ्टर ऑब्जेक्टिव्स आर सेट, जब ऑब्जेक्टिव्स हम बना लेते हैं, एम्प्लॉयज शुड रिसीव फीडबैक ऑन देयर प्रोग्रेस टुवर्ड्स अटेनिंग द ऑब्जेक्टिव। और हमने उस अब नेक्स्ट क्वार्टर के ऑब्जेक्टिव्स बना लिए, तो पिछले क्वार्टर की भी जो हमें उसकी फीडबैक थी वो भी एम्प्लॉय को पहुंचाई जाए, कि जी एम्प्लॉय को ट्रांसफर कीजिए, रिले की जाए कि आपने पिछले क्वार्टर में अपने कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स मीट किए थे, ऑब्जेक्टिव्स आपने अचीव किए थे, और कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं किए थे। रिवॉर्ड्स should be allocated to those employees who have reached their objectives. और इन्हीं की बेसिस के ऊपर, ऑब्जेक्टिव्स की बेस पे हम एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड्स देते हैं। ऑब्जेक्टिव अचीव करने का मतलब है वो रिजल्ट अचीव कर रहा है। ऑब्जेक्टिव एक स्टैंडर्ड के अगेंस्ट अचीव कर रहा है ना। स्टैंडर्ड है जी 25 तक सैलरीज तैयार हो जानी चाहिए। अगर वो 25 तक सैलरीज तैयार कर देता है तो इसका मतलब है ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहा है। तो इसका मतलब है जब अचीव कर रहा है तो उसकी परफॉर्म कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड भी मिलेगा, बोनसेस मिलेंगे, सैलरी इंक्रीज मिलेगी, प्रमोशन मिलेगी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ऑब्जेक्टिव्स हमने फिर पढ़े थे। गुड ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं कि जी ऑब्जेक्टिव जो हैं वो कैसे गुड हो सकते हैं, अगर वो स्पेसिफिक हों, क्लियरली रिटन हो, चैलेंजिंग हो, एग्रीड अपॉन हो, एम्प्लॉय को पता हो कि उसका क्या ऑब्जेक्टिव है और वो एग्री करता हो कि मैं ये अचीव करूंगा। सिग्निफिकेंट हो जिनका कोई इम्पैक्ट जो है उसकी परफॉर्मेंस पे पड़े। प्रायोरिटाइज्ड हो, उसको ऑब्जेक्टिव्स प्रायोरिटी वाइज उसे पता हो कि कौन सा काम मैंने पहले करना है, कौन सी चीज़ पहले अचीव करनी है, कौन सी बाद में अचीव करनी है। बाउंड बाय टाइम हो, टाइमलाइन गिवन हो, अचीवेबल हो, और ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि एक्चुअली अचीव हो सके। ये नहीं कि बिल्कुल हवा में आप कह देंगे जी आपने एक एम्प्लॉय को आप कह दें कि जी आपने पूरे कंपनी का आपने वो बैंक बैलेंसेस का भी ख्याल रखना है हर एम्प्लॉय के अकाउंट का। अब नेचुरली इट्स नॉट पॉसिबल। या तो कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हो जो कि जिसके साथ जो लिंक्ड हो तमाम कंपनी के जितने एम्प्लॉयज़ उन तमाम के बैंक बैलेंसेस के साथ, सो दैट वो उनकी बैंक की एक्टिविटी वो मॉनिटर करे। अब एक अगर सिंगल एक एम्प्लॉय को आप कह देंगे जी आपके 50 एम्प्लॉयज़ हैं तो बेचारा 50 एम्प्लॉयज़ की जाके बैंक स्टेटमेंट्स निकलवाता रहेगा और उसको मॉनिटर करता रहेगा, चेक करता रहेगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं रहेगा उसके लिए, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होगा। फिर फुली कम्युनिकेटेड, एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि उसके एग्जैक्टली उसे बताया हुआ हो कि जी आपके ये ऑब्जेक्टिव्स, आपने ये चीज़ अचीव करनी है। फ्लेक्सिबल का मतलब है कि ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उसके अंदर इतनी मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी हो। फ्लेक्सिबिलिटी का बेसिकली मतलब ये है कि ऑब्जेक्टिव्स कंपनी के, क्योंकि अपने मिशन, उनका विजन कंपनी का चेंज होता रहता है, तो कंपनी का अगर मैंडेट उसका चेंज हो जाता है या मिशन चेंज हो जाता है तो एम्प्लॉय के भी ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अकॉर्डिंगली जो हैं वो टेलर हो जाएं विद द कंपनी। कि कंपनी का अगर नया ऑब्जेक्टिव कुछ और है, कंपनी के गोल्स कुछ और हैं, तो एम्प्लॉय के गोल्स भी नए गोल्स कुछ और हों।
लिमिटेड इन नंबर, और थोड़े होने चाहिए नंबर में, क्योंकि जितने ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स होंगे उतने उसके सक्सेस रेट या अचीव करने के चांसेस कम हो जाते हैं. Now performance standards. After accountabilities and objectives have been determined, the next step is to define performance standard. These are yardsticks designed to help people understand to what extent the objectives have been achieved. कि कितने extent तक आपने objective achieve कर लिया. Performance standard हमें ये बताता. अगर 25 तारीख को आपने सैलरी सबमिट करनी थी, जमा करानी थी तमाम एम्प्लॉयज़ के बैंक अकाउंट्स में, तो अगर आपने 26 को कराई तो इसका मतलब है कि आपने अपना एक तो जो था परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड जो है, आपने अपना ऑब्जेक्टिव मीट नहीं किया. कितने % से मीट नहीं किया. या अगर आपने 24th को करा दी, 23rd को करा दी, तो आपने उतनी परफॉर्मेंस आपने ज़्यादा बढ़ गई, आपने काम जल्दी किया. The standards provide raters with information about what to look for to determine the level of performance that has been achieved. और स्टैंडर्ड्स हमें बेसिकली क्या बताते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं कि आपने लेवल ऑफ परफॉर्मेंस के अंदर क्या देखना है, किस चीज़ को आपने चेक करना है कि ये अचीव हुआ या नहीं अचीव हुआ. स्टैंडर्ड्स कैन रेफर टू वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इंक्लूडिंग क्वालिटी, क्वांटिटी एंड टाइम. स्टैंडर्ड्स जो होते हैं बेसिकली वो क्वांटिटी वाइज भी हो सकते हैं किसी चीज़ का, कि जी आपने इतनी चीज़ अगर प्रोड्यूस कर दी, इतने किलो आपने सीमेंट बना दिया, तो वो आपका स्टैंडर्ड मीट हो गया. अगर आपने इस तरह की क्वालिटी प्रोड्यूस की तो स्टैंडर्ड मीट हो गया. या आपने जैसा टाइम बाउंड था, हमने एक एग्जांपल अभी डिस्कस कर रहे हैं, 25 तारीख तक अगर आपने सैलरीज तैयार कर दी तो उसका मतलब स्टैंडर्ड मीट हो गया. Each of these aspects can be considered criteria to use in judging the extent to which an objective has been achieved. Quality, how well the objective has been achieved, कि objective कितनी अच्छी तरह से achieve किया गया है, that is the quality. Quantity, how much have been produced, how many, how often and at what cost, performance standard जो अभी हमने discuss किया. Time, due date क्या है, adherence to schedule, cycle times, deadlines क्या हैं. तो ये सारी क्या चीज़ थी. अभी हमने किस चीज़ पे बात की, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड पे. ये परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड जो है उसके ये वो हैं कंटेंट्स, उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए. ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, कि एक अच्छे जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड अगर कोई बनाया जाए तो उसके क्या खसूसियत, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं. सबसे पहले तो एक रिलेटेड टू द पोजीशन होना चाहिए. परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड जिस जॉब डिस्क्रिप्शन या जिस पोजीशन के लिए, जिस सीट के लिए बनाया गया है उससे रिलेटेड हो. कंक्रीट होने चाहिए, एग्जैक्ट होने चाहिए, स्पेसिफिक मेजरेबल चीज़ें होनी चाहिए. ये नहीं कि वेग आप उसके अंदर कोई ऐसा परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड बना दें जो अचीवेबल ही ना हो. प्रैक्टिकल टू मेजर होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, रियलिस्टिक एंड अचीवेबल होना चाहिए, रिव्यूड रेगुलरली, और बार बार आप उसे चेक करते रहें, उसे टेलर करते रहें, उसे इम्प्रूव करते रहें, रिव्यू करते रहें उसे बार बार. So these were the good characteristics of good performance standards. ये सारी चीज़ें जो मैं आपको important topics करा रहा हूँ, ये these are all very important for the exam. So you need to go through them very carefully and very thoroughly, and you need to remember them as well. Now measuring behaviors. अभी हमने chapter 5 जब हमने start किया तो हमने बात की कि जी measuring behavior, results and behavior. आप पहले हमने रिजल्ट्स को मेजर करना देखा कि मेजर्स को हम कैसे कर सकते हैं. रिजल्ट्स को हम तीन चीज़ों से कर सकते हैं. पहले अकाउंटेबिलिटी, हम एरिया ढूंढते हैं कि जी हमने किस एरिया का रिजल्ट देखना है. फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए नहीं हुए उसकी बेस पे हम परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड्स को ऐसा देखते हैं. दिस इज़ हाउ वी मेजर द रिजल्ट्स. नाउ हाउ अबाउट मेजरिंग बिहेवियर. हमने बहुत डिटेल में केस स्टडीज़ के साथ, एग्जांपल्स के साथ ये सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हुए हैं. अभी हम जस्ट उसको एक क्विकली रिवाइज करें. अ बिहेवियर अप्रोच टू मेजरिंग परफॉर्मेंस इंक्लूड्स द असेसमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसीज. क्या है बिहेवियर अप्रोच टू मेजरिंग परफॉर्मेंस इंक्लूड्स द असेसमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसीज. बिहेवियर कैसे हम मेजर करते हैं. रिजल्ट्स तो बड़ा सीधा सा हिसाब था. हमने रिजल्ट में बताया कि जी आपको ये काम दिया गया था, आपने ये कर दिया काम, तो रिजल्ट में अचीव हो गया. नहीं किया तो रिजल्ट अचीव नहीं हुआ. फिर हमने बात उसमें की कि जी की अकाउंटेबिलिटीज़ क्या हैं. की अकाउंटेबिलिटीज़ वो एरियाज़ हैं
जो कि जिसके अंदर हम आपने रह के रिजल्ट अचीव करना है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि उन एरियाज़ के अंदर आपने क्या करना, क्या स्पेसिफिकली क्या काम क्या करना है। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड क्या है कि आपने वो काम कर लिया है या नहीं किया, करना था तो कैसे करना था। सो रिजल्ट्स में तो आपके पास स्ट्रेट अवे आपको पता है कि जी आपका जो है अकाउंटेबिलिटीज़ और उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। बिहेवियर को हम कैसे मेजर करते हैं? अब हम जब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करते हैं, परफॉर्मेंस एवेल्यूशन किसी भी एम्प्लॉय करते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं, तो हम दोनों चीज़ें कंसिडर कर रहे होते हैं, रिजल्ट्स भी और बिहेवियर्स भी। इन सम केसेस कहीं या ऐसा भी होता है कि हम सिर्फ बिहेवियर्स को देख रहे होते हैं या सिर्फ रिजल्ट्स को देख रहे होते हैं। दैट इज़ अ लॉन्ग डिस्कशन, हमने पहले भी एक दफ़ा इस पर डिस्कशन की थी, देखा था। नाउ क्या है कि जब हम अगर दोनों को देख रहे हैं तो रिजल्ट्स भी देख रहे हैं, बिहेवियर्स भी। अब रिजल्ट तो हमें पता चल गया कि हम रिजल्ट्स कहते हैं कि नहीं, मेजर कैसे करते हैं। बिहेवियर्स बेसिकली हम मेजर कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटेंसीज। कॉम्पिटेंसीज हैं कि जी मैं एक एम्प्लॉय हूँ किसी कंपनी का, मैं काम वक्त पे करता हूँ या नहीं करता, ये कॉम्पिटेंसी है। मैं क्या अगर काम वक्त पे करता हूँ, और इसका इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर ये है कि काम वक्त पे मैं कर लेता हूँ, दूसरा इंडिकेटर के काम वक्त पे नहीं कर लेता। अब मेरी एफिशिएंसी डिफाइन हो रही है थ्रू टाइम। तो कॉम्पिटेंसीज के थ्रू हम क्या करते हैं? बिहेवियर मेजर करते हैं। Competencies are measurable clusters of knowledge, skills and abilities that are critical in determining how results will be achieved. Basically competencies क्या हैं? Clusters हैं, groups हैं, knowledge है, skills हैं, ability है कि जी एक शख्स है, उसके पास कितनी नॉलेज है उस प्रोडक्ट के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, अपनी जॉब के बारे में उसकी नॉलेज क्या है। फिर स्किल्स क्या हैं, उसकी कितनी प्रैक्टिस है उसे एक ही फंक्शन को परफॉर्म करने की। एबिलिटी क्या है फिर। एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्पिटेंसीज आर कस्टमर सर्विसेज, रिटन ओरल कम्युनिकेशन, क्रिएटिव थिंकिंग एंड डिपेंडेबिलिटी। कस्टमर सर्विसेज कैसे? कस्टमर्स हैं, कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट है, उसमें कस्टमर्स आते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनसे पूछते हैं कि जी वो आते हैं कि जी मेरा अब इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, वो कहते हैं कि जी मैंने माइक्रोवेव ख़रीदा था, ख़राब हो गया, ऐसे ठीक करा दें। हाउ डू यू डील विद देम? वी कैन कंसिडर टू टाइप्स ऑफ कॉम्पिटेंसीज। कॉम्पिटेंसीज दो तरह की हम होती हैं, एक को कहते हैं डिफरेंशिएटिंग कॉम्पिटेंसीज, एक होती हैं थ्रेशोल्ड। डिफरेंशिएटिंग कॉम्पिटेंसीज कौन सी होती हैं? विच आर दोज दैट अलाउ अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एवरेज एंड सुपीरियर परफॉर्मर्स, जो कि हमें बताती हैं कि जी एवरेज परफॉर्मर के इंडिकेटर क्या हैं, सुपीरियर परफॉर्मर के इंडिकेटर क्या हैं। एवरेज परफॉर्मर हम इसे कहते हैं कि जी जो काम वक्त पे कर लेता है लेकिन विद सुपरविजन करता है, उसको बताना पड़ता है कैसे काम करना है। सुपीरियर परफॉर्मर क्या है? जो काम भी वक्त पे करता है, उसे बताना भी नहीं पड़ता, खुद ही कर लेता है। Threshold competencies can which are those that everyone needs to display to the job to a minimally adequate standard। और वो जो है threshold competencies वो competencies हैं जिनका होना इंतहाई ज़रूरी है उस जॉब को करने के लिए, उसके बगैर वो काम नहीं हो सकता, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं हो सकती। To understand the extent to which an employee possesses a competency वो measure indicators। और मैंने भी बात की कि हम कॉम्पिटेंसी को कैसे मेजर करते हैं? थ्रू द इंडिकेटर्स। एन इंडिकेटर इज अ बिहेवियर दैट इफ डिस्प्लेड सजेस्ट दैट द कॉम्पिटेंसी इज प्रेजेंट। और कॉम्पिटेंसी क्या है? एक बिहेवियर है, बेसिकली बिहेवियर है। और आपको और इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर एक सर्टन टाइप ऑफ बिहेवियर है कि जी ऐसा अगर आप करेंगे तो उसका ये मतलब होगा, ऐसा करेंगे तो उसका ये मतलब होगा। सपोज आप अगर मुझसे अच्छी तरह बात करते हैं तो आई थिंक कि आप मुझे पसंद करते हैं। अगर आप मुझसे रूडली बिहेव करते हैं तो आई थिंक कि आप मुझसे नफरत करते हैं। तो नफरत और पसंद क्या है? ये इंडिकेटर्स हैं। मेजर क्या कर रहे हैं हम? रिलेशनशिप।
Components of competencies. In describing competency, the following components must be present. डेफिनेशन ऑफ कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए. अब कॉम्पिटेंट्स आपका जो एक है परफॉर्मेंस अप्रेजल है, उसके अंदर कॉम्पोनेंट्स दिए होते हैं, कॉम्पिटेंसी को डिफाइन किया होता है कि जी कॉम्पिटेंसी है क्या. देन डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पेसिफिक बिहेवियरल इंडिकेटर्स दिए होते हैं. डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पेसिफिक बिहेवियर्स दैट आर लाइकली टू अकर व्हेन समवन डज नॉट डेमोन्स्ट्रेट्स अ कॉम्पिटेंसी कंप्लीटली. के एक तो ये है कि इंडिकेटर दिए हुए हैं कि जी पुअर है, एवरेज है, गुड है. एक है कि जी बिल्कुल ही कॉम्पिटेंसी अगर वो उसमें शख्स में उस एम्प्लॉय में मौजूद ही नहीं है, तो फिर हम लिस्ट ऑफ सजेशंस फॉर डेवलपिंग द कॉम्पिटेंसी इन क्वेश्चन, कि अगर कोई कॉम्पिटेंसी लो है तो वो कॉम्पिटेंसी कैसे डेवलप की जा सकती है. सो दीज वर द components of competencies which should be present present with the competencies in order to enhance their effect in the performance appraisal. Two types of systems are used to evaluate competencies. अब competencies को evaluate कैसे करते हैं? दो तरह के सिस्टम हैं. एक कहते हैं comparative system, एक है absolute system. जो comparative system है, this system bases the employment measurement on comparing employees with other employees. Comparative system में क्या करते हैं? एक एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉय के साथ कंपेयर करते हैं कि जी पहले कौन सा एम्प्लॉय फर्स्ट है, कौन सा एम्प्लॉय सेकंड है, कौन सा थर्ड है. एब्सोल्यूट सिस्टम में क्या करते हैं कि प्री स्पेसिफाइड हमारे पास परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड होता है कि जी एम्प्लॉय जो है अगर उसने इस मंथ का उसका रिजल्ट ये रहेगा तो उसका हम उसको बिहेवियर या उसकी कॉम्पिटेंसी जो है उसको हम ऐसे रेट करेंगे. नाउ कंपैरेटिव एंड एब्सोल्यूट बिहेवियरल मेजरमेंट सिस्टम्स बेसिकली क्या बिहेवियर को मेजर कर रहे हैं थ्रू कॉम्पिटेंसीज एंड इंडिकेटर्स, और उसके लिए हम दो मेथड्स यूज करते हैं, कंपैरेटिव और एब्सोल्यूट. कंपैरेटिव में सबसे पहले सिंपल रैंक ऑर्डर के जी ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है. ऑल्टरनेशन रैंक ऑर्डर के फर्स्ट और लास्ट, सेकंड फर्स्ट सेकंड लास्ट. पेयर्ड कंपैरिजन, दो बंदों का दो जो है वो ग्रुप बना दें या हर शख्स को हर दूसरे एम्प्लॉय के साथ ऑफ द कंपनी उसको कंपेयर कर लें. फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में भी इसी तरह होता है. एब्सोल्यूट के अंदर क्या होता है? एसेज होते हैं, उसमें हम एसेज चेक करते हैं. बिहेवियरल चेकलिस्ट होती हैं, क्रिटिकल इंसिडेंट्स होते हैं, ग्राफिकल रेटिंग स्केल्स होते हैं एब्सोल्यूट जो है बिहेवियरल मेजरमेंट सिस्टम के अंदर. Appraisal form. Now coming to appraisal form, at the core of any performance management system is the assessment of performance. Information on performance is collected by using forms which can be filled out on paper or electronically. हमने बहुत डिटेल के अंदर हमने केस स्टडीज देखी थी, डिस्कस किया था, परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म्स देखे थे, परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म को फिल करने का तरीका देखा था. उसके बाद मैंने आपको एक क्लास असाइनमेंट भी दी थी जो कि परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म था, बनाना था आपने उसको फिल आउट करना था, और एक फिक्टिशियस एम्प्लॉय की आपने परफॉर्मेंस अप्रेजल करनी थी. नाउ परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है? एक फॉर्म होता है जिसके अंदर रिजल्ट्स को लिखा जाता है कि जी ये रिजल्ट्स हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स थे जो कि अचीव करने थे और अचीव हुए हैं या नहीं हुए, और ये बिहेवियर्स थे उनको किस तरह से रैंक किया गया. जो तो इवेंचुअली आप कॉम्पिटेंसी आ जाती है कि जी इस सारी जो है एक्सरसाइज से हमारे पास कौन कौन सी कॉम्पिटेंसी अवेलेबल है, कौन कौन सी कॉम्पिटेंसी अवेलेबल नहीं है, और कौन कौन सा रिजल्ट अचीव हो रहा है, कौन कौन सा रिजल्ट अचीव नहीं हो रहा. अप्रेजल फॉर्म बेसिकली क्या बताता है? अप्रेजल फॉर्म हमें ये बताता है कौन कौन से रिजल्ट्स अचीव हो रहे हैं और कौन कौन सी कॉम्पिटेंसीज मौजूद हैं उस एम्प्लॉय में, कौन कौन सी कॉम्पिटेंसीज मौजूद नहीं हैं. मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अप्रेजल फॉर्म्स. अप्रेजल फॉर्म के मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? कोई भी आप एक अप्रेजल फॉर्म उठा लें, उसके अंदर ही मोर और लेस ये सारी चीज़ें अवेलेबल, ये कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं. सबसे पहला होता है कि जो बेसिक एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन अबाउट के एम्प्लॉय का नाम क्या है, उसका रैंक क्या है, उसकी सैलरी कितनी है, उसका रिव्यू पीरियड क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है.
फिर अकाउंटेबिलिटीज़, ऑब्जेक्टिव्स और स्टैंडर्ड्स के ऊपर इंफॉर्मेशन होती है रिजल्ट सेक्शन में कि कौन कौन से अकाउंटेबल एरियाज थे, उसके अंदर क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स, उसे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई थी और उसने कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मीट किया, किसको नहीं मीट किया। कॉम्पिटेंसीज एंड इंडिकेटर्स, बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज दी होती है और उन सब हर कॉम्पिटेंसी के फिर इंडिकेटर्स दिए होते हैं। मेजर अचीवमेंट्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस के अंदर कि उसकी इस रिव्यू पीरियड के अंदर मेजर अचीवमेंट्स क्या रही, कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थी, डेवलपमेंटल अचीवमेंट्स क्या हैं, डेवलपमेंटल नीड्स फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं कि जी नीड्स क्या हैं, अब उसको अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए क्या क्या किन किन चीज़ों की ट्रेनिंग्स की, उसको क्लासरूम टीचिंग की किस चीज़ की ज़रूरत है। देन स्टेक होल्डर इनपुट, फिर हम क्या करते हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, कस्टमर्स हैं और जो प्रोक्योरमेंट के अंदर आपके दूसरे परचेजर सेलर्स आ जाते हैं, उनसे भी आप परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय की आप उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फिर है एम्प्लॉय कमेंट के, फिर एक सेक्शन एम्प्लॉय के लिए छोड़ दिया जाता है और एम्प्लॉय को कहा जाता है अपने कमेंट सारे पढ़ लो और उसके बाद जो है खुद जो है अपनी परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन करो। फिर एंड के ऊपर मैनेजर और एम्प्लॉय दोनों साइन करते हैं, नीचे सिग्नेचर्स दिए हुए होते हैं। डिजायरेबल फीचर्स ऑफ ऑल अप्रेजल फॉर्म्स, और पहले तो हमने देखे कि जो आपका अप्रेजल फॉर्म है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स यूजुअली होते हैं, कौन कौन से होने चाहिए, और उसके बाद डिजायरेबल फीचर हर एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या खसूसियत होनी चाहिए एक अप्रेजल फॉर्म की। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंप्लिसिटी कि इजी टू फिल आउट होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल टू द पॉइंट क्वेश्चंस होने चाहिए। रेलेवेंसी कि वो उस एम्प्लॉय से रेलेवेंट हो, उसी के जॉब के बारे में सवालात पूछे जाएं। फिर डिस्क्रिप्टिवनेस कि वो हर जो है कॉम्पिटेंसी इंडिकेटर बिहेवियर रिजल्ट्स की तमाम की डिस्क्रिप्शंस दी हो ताकि एवेल्यूएशन करने में आसानी हो। अडेप्टेबिलिटी के चेंज होते रहे, एक जो आपने अप्रेजल फॉर्म बनाया हो सकता है वो अप्रेजल फॉर्म कंपनी का जो या ऑर्गेनाइजेशन का अप्रेजल फॉर्म है वो तमाम डिपार्टमेंट्स में वही अप्रेजल फॉर्म यूज़ होता हो या हर डिपार्टमेंट ने अपना अपना बनाया हो। कॉम्प्रिहेंसिवनेस के तमाम रिजल्ट्स के फैक्टर्स और तमाम बिहेवियर के फैक्टर्स सबको वो चेक करे। फिर डेफिनेशन क्लैरिटी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन, टाइम ओरिएंटेशन, ये सारे क्या हैं डिज़ायरेबल फीचर्स ऑफ अप्रेजल फॉर्म है कि ये चीज़ें अप्रेजल फॉर्म में होनी चाहिए। नाउ डिटर्मिनिंग ओवरऑल रेटिंग, अब हमने बात कर ली यहाँ पे कि जी मेजरिंग रिजल्ट्स, हम रिजल्ट कैसे मेजर करते हैं, मेजरिंग जो बिहेवियर है हम बिहेवियर कैसे मेजर करते हैं। अब ओवरऑल रेटिंग कैसे फाइंड करते हैं हम, उसके लिए दो मेथड्स हैं, एक है जजमेंटल प्रोसीजर और एक है मैकेनिकल प्रोसीजर। नाउ जो जजमेंटल प्रोसीजर है उसके अंदर क्या है कि जो सुपरवाइजर की अपनी जजमेंट है उस पर बेस करके वो दे रहा होता है, उस पर बेस करके वो आपकी रेटिंग कर रहा होता है, आपकी परफॉर्मेंस लिख रहा होता है। जो मैकेनिकल प्रोसीजर है उसके अंदर क्या होता है कि सुपरवाइजर नहीं होता, वो बेसिकली रिजल्ट्स के ऊपर देख रहा होता है कि जी कि इस एम्प्लॉय को इतनी सेल दी गई थी, टारगेट इसने टारगेट अचीव किया, सेल अचीव कर ली, उससे ऊपर कितनी सेल की और कब जो है क्या कहते हैं इसमें वेट्स, और उसके बाद हम वेट्स को डिस्कस करते हैं मैकेनिकल में कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं और जो बिहेवियर्स हैं उनको हम कैसे। ओवरऑल रेटिंग बेसिकली जजमेंटल में तो ओवरऑल रेटिंग आप देते हैं कि जी गुड है, बेटर है, बेस्ट है। मैकेनिकल में क्या होता है उसके अंदर हम कंपोनेंट वाइज उसे फाइंड करते हैं कि जी ये कंपोनेंट है, इसकी इतनी रेटिंग है, इसकी इतनी रेटिंग है, उन सबको टोटल करते हैं तो आपके पास ओवरऑल रेटिंग आ जाती है। Appraisal period and number of meetings. Organization with a performance management system typically conducts an annual review. However, other choose to conduct a semi-annual. Annual कभी review होता है, कभी semi-annual होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ कंपनी में quarterly भी review होते हैं। Conducting only an annual review might not provide sufficient opportunity for the supervisor and subordinates to discuss performance issues in a formal setting. Now, formal meetings हमने देखी थी। Performance management system can include 6 formal meetings between the subordinate and the supervisor. 6 तरह की मीटिंग्स वो करते हैं। सिस्टम इनॉग्रेशन,
पहली मीटिंग है सिस्टम इनॉग्रेशन। सिस्टम इनॉग्रेशन कौन सी मीटिंग होती है? जिसमें एम्प्लॉय को बताया जाता है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है क्या, कैसे वर्क करेगा, आप लोगों के लिए कितना इसमें रूम है, और कोई इस तरह का स्पेसिफिक प्रॉब्लम आ जाए तो आप किससे रब्ता कर सकते हैं या रुजू कर सकते हैं। और ये स्पेशली सिस्टम इनॉग्रेशन वहाँ पे ये मीटिंग ज़्यादा ज़रूरी होती है जहाँ पे कि न्यू एम्प्लॉयज़ ने किसी कंपनी को ज्वाइन किया हो, सो दैट उनको भी पता चल जाता है कि उस कंपनी का सिस्टम है क्या, वो कैसे ऑपरेट करते हैं। सेल्फ अप्रेजल मीटिंग। सेल्फ अप्रेजल मीटिंग के अंदर क्या होता है कि एम्प्लॉय और उसका मैनेजर सुपरवाइजर दोनों बैठते हैं और एम्प्लॉय जो है वो बताता है अपने अप्रेजल के बारे में कि उसकी परफॉर्मेंस इस रिव्यू पीरियड के अंदर कैसी रही, और इसमें बेसिकली मैनेजर जो होता है वो सिर्फ नोट कर रहा होता है चीज़ें और सिर्फ सुन रहा होता है। क्लासिकल परफॉर्मेंस रिव्यू क्या होता है? एक मीटिंग है जिसमें मैनेजर और एम्प्लॉय दोनों, सुपरवाइजर एम्प्लॉय दोनों बैठ जाते हैं और परफॉर्मेंस को डिस्कस करते हैं। मेरिट सैलरी रिव्यू, जिसके अंदर सैलरीज और डिफरेंट पर्क्स जो हैं अब वो उनकी रीवैल्यूएशन और उनके इंक्रीमेंट्स की आपस में डिस्कशन होती है। फिर डेवलपमेंटल प्लान बनाता है एक एम्प्लॉय अपना, वो देखता है कि उसकी कौन कौन सी ट्रेनिंग नीड्स हो, आइडेंटिफाई करता है और वो प्लान बैठ के अपने मैनेजर के साथ फाइनलाइज करता है। ऑब्जेक्टिव सेटिंग। ऑब्जेक्टिव सेटिंग में बेसिकली क्या होता है कि मैनेजर या सुपरवाइजर एम्प्लॉय के साथ बैठ के डिस्कस करता है कि जी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मिशन क्या है, विजन क्या है, एम्प्लॉय के एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है और न्यू ऑब्जेक्टिव्स कौन से जो हैं फॉर्मुलेट करने की और उसको डिस्क्राइब करने की ज़रूरत है। सो हु शुड प्रोवाइड परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन। अब परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन की सोर्स पे आ जाते हैं कि सोर्स जो है क्या है, परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन आती कहाँ से है। So far we have assumed that the supervisor is the performance primary source of performance information। अभी तक तो हमने ये डिस्कस किया कि जो सुपरवाइजर होता है उस वही प्राइमरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है और वही सोलली कमेंट कर रहा होता है परफॉर्मेंस के ऊपर, वही बता रहा होता है कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस क्या रही, कैसे उसने परफॉर्म किया, क्या क्या उसके इंडिकेटर्स थे, कॉम्पिटेंसीज थे। और भी क्या कोई सोर्सेज हो सकती हैं? This is the case in most organizations because the supervisor observe employees directly and has good knowledge। और ये क्या होता है, यूजुअली कंपनीज में ऐसे ही होता है क्योंकि वो डायरेक्टली सुपरवाइजर जो अपने एम्प्लॉय को देख रहा होता है, उसे सुपरवाइज कर रहा होता है, कोच कर रहा होता है, फीडबैक दे रहा होता है, तो उसे पता होता है कि एम्प्लॉय कैसे उसकी जो है फर्दर उसके परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड देखने की ज़रूरत या उसके अंदर उसे जो है उस एम्प्लॉय के साथ फर्दर उसकी इंफॉर्मेशन हासिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑलरेडी उसके पास सुपरवाइज़र के पास इनफ इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे कि सुपरवाइज़र अवेलेबल ना हो, फिर क्या करेंगे? या सुपरवाइज़र अवेलेबल तो है लेकिन क्या है कि वो सिर्फ ऑफिस में बैठा हुआ है, एम्प्लॉयज़ फील्ड में काम कर रहे हैं, तो सुपरवाइजर कैसे एम्प्लॉयज के बिहेवियर को डिस्कस करेगा? However, there are also alternative sources of performance information। और भी बहुत सारी सोर्सेज हैं, अल्टरनेटिव सोर्सेज हैं अदर देन द सुपरवाइजर, जो कि क्या हैं? पीयर्स हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं, सेल्फ हैं, कस्टमर्स हैं। अब क्या है, पीयर्स कौन होते हैं? आपके कोलीग्स जो आपके who are on the same level of designation, वो आपके पीयर्स होते हैं। अब वो पीयर्स क्या करते हैं कि वो भी कंपनी पीयर से पूछती है और उनकी जो है उनको कॉन्फिडेंशियल रखती है और उनसे कमेंट्स लेती है आपके बारे में कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, और वो कहती है, आपको कहती है कि अपने किसी दोस्त को, अपने हम मनसब को किसी को जो है करें, जज करें, चेक करें। इसी तरह सबॉर्डिनेट्स हैं। सबॉर्डिनेट्स जो हैं वो इट्स अ गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सबॉर्डिनेट्स अपने मैनेजर के बारे में बता सकते हैं कि जी हमारा मैनेजर ऐसा है, वो ये करता है, वो ये करता है, ये करता है। हो सकता है कि दोनों के व्यूज़ में बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो दोनों, लेकिन फिर भी सबॉर्डिनेट्स हैं, दे कैन प्रोवाइड गुड इंफॉर्मेशन ऑन द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ऑफ द सुपरवाइजर।
सेल्फ, आप अपनी सेल्फ अप्रेजल खुद करते हैं। कस्टमर से पूछ लेते हैं। कस्टमर्स में सिर्फ कस्टमर्स नहीं आ जाते, उसके अंदर अदर भी आ जाते हैं, जैसे प्रोक्योरमेंट ऑफिस है। प्रोक्योरमेंट ऑफिस में बहुत सारी कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं, जा रहे हैं और वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वो भी एक सिनेरियो है जहाँ पे कि कस्टमर्स की कैटेगरी के अंदर कस्टमर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हो रही होती है। दीज आर ऑल द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन for the performance management. The model shows that rating behaviors are influenced by, अब rating motivational model हमारा हमने एक डिस्कस किया था पिछले लेक्चर्स के अंदर, जिसमें हमने बात की थी कि रेटिंग करनी है। मैं एक रेटर हूँ, सुपरवाइजर हूँ, आप एम्प्लॉय, मैंने आपकी रेटिंग करनी है। रेटिंग का मतलब आपकी वैल्यूएशन करनी है, मैंने आपको रेट करना है कि आप गुड हैं, वेरी गुड हैं, अमेजिंगली गुड हैं, या एक्सेलेंट हैं, या पुअर हैं, वेरी पुअर हैं, या वेरी बैड हैं। अब मैंने आपकी रेटिंग करनी है, तो रेटिंग की मेरी मोटिवेशन क्या होगी? मैं आपकी रेटिंग के क्यों 100% एक्यूरेटली करूंगा या क्यों मैं गलत करूंगा? डिस्टॉर्ट करने का मतलब है कि मैं या तो रेटिंग आपकी है, अगर पुअर है तो मैं गुड लिख दूं, और अगर आपकी गुड है तो मैं आपको पुअर कर दूं। तो लोग क्यों रेटिंग गलत करते हैं? ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में कवर द फॉलोइंग टॉपिक्स। रीजंस फॉर इम्प्लीमेंटिंग द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, ये सारे हमने टॉपिक्स ऑलरेडी इन डेप्थ थॉरली किए हुए हैं, पहले डिस्कस किए हुए हैं। अभी हम इनको सिर्फ क्विकली गो थ्रू में कर रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स हमने किए हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में कवर द फॉलोइंग टॉपिक्स, और हम क्या करते हैं कि अभी हमने रेटर मोटिवेशन मॉडल देखा कि उसके अंदर दो वजहों से मोटिवेशन मुझे मिलती है। एक मोटिवेशन मिलती है मुझे एक्यूरेट रेटिंग की। एक्यूरेट रेटिंग की मोटिवेशन कहाँ से आती है कि जी मैं आई वांट टू बी वेरी फेयर, मैं एज मैनेजर मैं बहुत फेयर बनना चाहता हूँ, इस वजह से मैं जो है एक्यूरेट रेटिंग्स करूँगा। या डिस्टॉर्ट रेटिंग्स इसलिए मैं करूँगा क्योंकि मुझे हो सकता है कि फ़ायदा कोई नज़र आ रहा हो। आपकी रेटिंग ख़राब करने से मुझे आपसे ऑलरेडी झगड़ा आपके साथ, मुझे लगता है आपका मैं कैरियर ख़राब कर सकता हूँ इस तरह। सो देयर कैन बी वेरियस एग्जांपल्स, और हमने केस स्टडीज़ भी और डिफरेंट एग्जांपल्स हमने पिछले लेक्चर्स में देखी भी थी। आप उनको दोबारा से एक दफ़ा गो थ्रू कर लें। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कवरेज, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स क्यों ज़रूरी हैं? रेटर्स की एरर को मिनिमाइज़ करने के लिए या कम्युनिकेशन बायस को मिनिमाइज़ करने के लिए। रीजंस फॉर इम्प्लीमेंटिंग द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, अब क्या है ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हम अरेंज करते हैं रेटर्स के लिए, वो उसका हम उसके अंदर एक टॉपिक हो सकता है रीजंस फॉर इम्प्लीमेंटिंग, कि भाई आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम क्यों इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्या वजह है उसकी इम्प्लीमेंट करने की। This includes an overview of the entire system, its purpose and benefits for all the employees. How to identify and rank job opportunities. This includes information about how to conduct a job analysis and understand the most important accountabilities and competencies. How to observe, record and measure performance. This may include observational skills such as how to observe the behavior that really matter and not be distracted by behavior not related to the performance dimension to be measured. It also includes skills needed to fill out the appraisal form. इस वजह से भी हम ट्रेनिंग कराते हैं। ट्रेनिंग इस वजह से भी कराते हैं कि हमें पता चले कि ऑब्जर्वेशन हमने कैसे डॉक्यूमेंट करनी, रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना है, परफॉर्मेंस को मेजर कैसे करना है, इन चीज़ों को भी हम जानने के लिए ट्रेनिंग से अरेंज कराते हैं। इन्फॉर्मेशन ऑन अप्रेजल फॉर्म एंड सिस्टम मैकेनिक्स के, अप्रेजल फॉर्म को कैसे फिल आउट करना है, अच्छा अप्रेजल फॉर्म क्या होता है, उसके मैकेनिक्स क्या हैं। हाउ टू मिनिमाइज रेटिंग एरर्स, और फिर रेटिंग एरर्स को कम से कम हम कैसे कर सकते हैं। हाउ टू कंडक्ट अप्रेजल इंटरव्यू, और फिर अप्रेजल इंटरव्यू कैसे करना है, आपने अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे बुलाना है और उन्हें बताना है उनके रिवॉर्ड्स के बारे में, फिर उनको आपने उनकी ट्रेनिंग नीड्स के बारे में, उनको डेवलपमेंटल प्लान्स के बारे में किस तरह से आपने गाइड करना है। हाउ टू ट्रेन, काउंसिल एंड कोच, दिस इंक्लूड्स स्किल्स दैट द सुपरवाइजर नीड्स टू हेल्प एम्प्लॉयज इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑन ऑनगोइंग बेसिस। इसमें क्या होता है कि हाउ टू ट्रेन, काउंसिल एंड कोच, के सुपरवाइजर को ये ट्रेनिंग दी जाती है, सब सिखाया जाता है कि उसने कैसे एम्प्लॉयज की आगे उनको फर्दर कैसे ट्रेनिंग कैसे करनी है, उनकी काउंसलिंग कैसे करनी, कोचिंग कैसे करनी है।
So these were all the training areas जिसमें जो कि सुपरवाइजर और एम्प्लॉयज़ की जिन टॉपिक्स के ऊपर ट्रेनिंग कराना ज़रूरी होती है in order to have a better performance management system. Then हमने एक टॉपिक पढ़ा था कम्युनिकेशन प्लान. हमने बात की थी why communication plans are so important, और हमने कहा था कि इम्प्लीमेंटेशन स्टेज यहाँ से स्टार्ट होती है. बेसिकली पहले तो हमने एक प्रोसेस पढ़ा था शुरू के लेक्चर्स के अंदर. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोसेस ये था कि पहले प्री रिक्विजिट्स थे, फिर परफॉर्मेंस प्लानिंग थी, फिर परफॉर्मेंस एग्जीक्यूशन थी. तो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के दरमियान में हमने कहा कि जी एक इम्प्लीमेंटेशन स्टेज यहाँ से स्टार्ट होती है, और उसमें सबसे पहले हमने कहा कम्युनिकेशन प्लान है. कम्युनिकेशन प्लान वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? बिकॉज ये चैनलाइज करता है, बताता है कि जी कम्युनिकेशन वे आउट क्या होगा आपका. अगर आपको अपने एम्प्लॉयज़ की सपोर्ट चाहिए तो उनके साथ आपको परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम की तमाम डिटेल्स शेयर करनी पड़ेंगी. वो शेयर कैसे करनी है आपने? हैविंग मोर एंड मोर बेटर नॉलेज ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम लीड्स टू ग्रेटर एम्प्लॉय एक्सेप्टेंस एंड सेटिस्फैक्शन. ऑर्गेनाइजेशन ऑफन डिजाइन अ कम्युनिकेशन plan to ensure that information regarding the performance management system is widely disseminated in the organization. तो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन एक डिज़ाइन करती हैं कम्युनिकेशन प्लान टू इंश्योर करने के लिए कि जी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस सिस्टम इज़ वाइडली डिसेमिनेटेड, कि तमाम एम्प्लॉयज़ के पास वो इंफॉर्मेशन चली जाए. अब गुड कम्युनिकेशन प्लान क्या होता? हमने बात की थी गुड कम्युनिकेशन प्लान वो होता है जो कि ये 4-5 सवालात के जवाब दे सके. कोई भी कम्युनिकेशन प्लान उठाएं उसमें देखें कि इस क्वेश्चन का आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर है. अगर तो है तो दैट इज़ अ गुड कम्युनिकेशन प्लान. इसके अंदर हमने 2 एग्जांपल्स भी की थी, आपको मैंने केस स्टडी भी कराई थी, और वो केस स्टडी और एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है. What is performance management? Answering this question involves providing general information about performance management, how performance management systems are implemented in other organizations, and the general goal of performance management systems. So this is important. How does performance management fit into our strategy? कि अगर आपका कम्युनिकेशन प्लान बताता है कि जी व्हाट इज़ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, और दूसरी कंपनियां क्या कर रही हैं, हम क्या करने वाले हैं, और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हमारी कंपनी के मिशन के अंदर, हमारी कंपनी की स्ट्रैटेजी में कैसे फिट होता है, क्यों ज़रूरी है हमारी कंपनी के लिए. फिर व्हाट इज़ इन इट फॉर मी, कि मैं एज एन एम्प्लॉय मेरा क्या फ़ायदा है इसके अंदर, इस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में. हाउ डज इट वर्क, इसके डायनेमिक्स क्या होंगे, स्टेप्स क्या होंगे, प्रोसेसेस क्या होंगे, किस तरह ही काम करेगा चलेगा. व्हाट आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को लेके. हाउ इज़ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट रिलेटेड टू अदर इनिशिएटिव्स, कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम कंपनी के और जो इनिशिएटिव्स ले रही है उसके साथ कैसे अलाइंड है या रिलेटेड है. रिलेटेड या अलाइंड का मतलब है कि कंपनी और भी तो काम कर रही है, और भी कंपनी अपनी बेहतरी के लिए हो सकता है एम्प्लॉयज़ को न्यू कार्स खरीद के दे रही हो, सो दैट एम्प्लॉयज़ कैन कम इन टू द ऑफिस और आके वो डेडिकेशन के साथ काम करें. अब अगर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इतनी इम्पोर्टेंट ही ना हो, फिर क्या करेंगे कि दूसरे किसी इनिशिएटिव पे काम करेंगे. तो फिर इसमें डिफरेंशिएट ये करना होता है, उसके अंदर बताना ये कम्युनिकेशन प्लान में कि जी ये भी इम्पॉर्टेंट है जो कंपनी और इनिशिएटिव्स ले रही है, उनके साथ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का होना भी ज़रूरी है. नाउ देन कमिंग टू कम्युनिकेशन बायस. Communication bias are 3 types of biases that affect the communication of a communication plan regarding of how well it has been implemented. अब कम्युनिकेशन प्लान तो बन गया है, जितनी मर्जी अच्छा प्लान आप बना के इम्प्लीमेंट कर लें, अगर उसमें बायस रहेगी तो बायसनेस की वजह से वो कम्युनिकेशन प्लान और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम फेल हो जाएगा. अब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बायसेस. नंबर 1 इज सिलेक्टिव एक्सपोजर, परसेप्शन, रिटेंशन. सिलेक्टिव एक्सपोजर में हम सिलेक्टिव एक्सपोजर में क्या करते हैं कि सिलेक्टिव, इसके अंदर आपको जो इंफॉर्मेशन रिले की जाती है वो वेग है, प्रॉपर नहीं है. कम्युनिकेशन एक्सपोजर, कम्युनिकेशन एक्सपोजर क्या है, हमने पहले भी इन डिटेल इसे डिस्कस किया था. कम्युनिकेशन एक्सपोजर, परसेप्शन और रिटेंशन. कम्युनिकेशन एक्सपोजर में हमने बात की थी कि आपको एक
चीज़ कम्युनिकेट की जाती है, लेकिन वो कम्युनिकेट आपको ठीक तरीके से नहीं की जाती। परसेप्शन में आपको कोई बात कम्युनिकेट की गई, लेकिन आपके जहन में कोई और बात चल रही है, तो आप उसी बात को उसके अंदर फिट इन करने की कोशिश करेंगे। रिटेंशन के आपको 4 चीज़ें अगर आपको बताई गई हैं तो आपको एक याद रहेगी जिसमें आपको अपना फ़ायदा नज़र आ रहा था, बाकी चीज़ें आप भूल गए, बाकी जितने एडवांटेजेस थे उनको भूल गए। ये बात आपको याद रहेगी कि जी हमारा इसमें सैलरी कम हो जाएगी या हमारा सैलरी पे कोई फ़र्क पड़ेगा इसके अंदर। नाउ कंसिडरेशंस टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर्स। कम्युनिकेशन बैरियर्स हम किस तरह से कम कर सकते हैं, मिनिमाइज किन तरीक़ों से कर सकते हैं? उसके लिए जी इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ के, इन तमाम एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करें, उनको हर इंफॉर्मेशन दें, उनको कोचिंग प्रोवाइड करें, अंडरस्टैंड एम्प्लॉय नीड्स के, एम्प्लॉयज़ की क्या नीड्स हैं उनको इनकॉर्पोरेट करें अपने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में। स्ट्राइक फर्स्ट का मतलब कि इससे पहले कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में लोग गलत जानना शुरू करें, आप पहले अच्छी और एडवांटेजेस जो उनके लिए बेनिफिशियल इंफॉर्मेशन है वो डिसेमिनेट करें, उनको बताएं। प्रोवाइड फैक्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस, कि आप ऐसे मतलब कि कह दें कि जी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बहुत अच्छा सिस्टम है, हमारी कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप फैक्ट्स प्रोवाइड करें ना, आप बताएं कि जी इन वजह से ये फैक्ट्स हैं, इस वजह से ये ज़रूरी है हमारे लिए। इन राइटिंग आप उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। मल्टीपल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करें। क्रेडिबल कम्युनिकेटर्स, आप मतलब अब यूजुअली ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है जो कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर रहा होता है। अब ह्यूमन रिसोर्स की बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के साथ नहीं बन रही होती, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट है जो कि एम्प्लॉयज़ को ऑफ एंड ऑन चेक कर रहा है, उनकी वैल्यूशन कर रहा है, मॉनिटरिंग कर रहा है। अगर वो टाइम पे नहीं आ रहे हैं, उनको सैलरी काट रहे हैं, तो वो लोग वैसे ही बुरा उनको जान रहे होते हैं। तो क्या है कि फिर रादर देन इम्प्लीमेंटिंग इट थ्रू देम, आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट से, फाइनेंस डिपार्टमेंट के थ्रू इम्प्लीमेंट करा लें, जिनको लोग अच्छा समझते हैं। से इट एंड देन से इट अगेन, कि बार बार आप एक ही बात उनको बताते जाएं कि जी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट is important, performance management system is important, we need to have this, we need to have that. So ये वो तरीके हैं, वेज हैं जिनसे आप क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन बैरियर्स कम कर सकते हैं। देन कमिंग टू अपील्स प्रोसेस। अब कम्युनिकेशन सिस्टम की हमने बात की, प्रोसेस की बात की, गुड कम्युनिकेशन प्रोसेस, गुड कम्युनिकेशन प्लान क्या है वो भी हमने देखा। अब बेसिकली ये क्या है, हम बातें करें, हम इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे। इम्प्लीमेंटेशन स्टेज का मतलब है कि हमने प्लान कर लिया वह अपना परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, अब उसे अपने इम्प्लीमेंट करना है, अब आपने एक्चुअली एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूशन के लिए आपको एम्प्लॉयज़ की एक्सेप्टेंस चाहिए, उसके लिए आप कम्युनिकेशन प्लान बनाते हैं ताकि आप उनको ऑन बोर्ड रख सकें। दूसरी चीज़, आपने अपील्स का प्रोसेस भी उनको पहले से डिक्लेयर कर दें, उन्हें बता दें कि जी अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आएगा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में, तो ये तरीका, आप इस तरह से आप अपील कर सकते हैं और उस अपील को सीनियर मैनेजमेंट देखेगी, सुनेगी, और अगर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में कोई फ्लॉ होगा उसको रिमूव करेगी, या आपका कोई जो भी प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व करेगी। और इसमें फिर अपील्स, दो तरह की अपील्स होती हैं, दो चीज़ों की वजह से अपील्स की जाती हैं। एक है जजमेंटल और एक है एडमिनिस्ट्रेटिव। जजमेंटल है कि जी किसी मैनेजर ने या सुपरवाइज़र ने परफॉर्मेंस एवेल्यूशन ठीक नहीं की, उसने अपनी जजमेंट के हिसाब से एवेल्यूशन ठीक नहीं की, उसके अगेंस्ट लोग अपील्स करते हैं। या एडमिनिस्ट्रेटिव की कोई पॉलिसी या गाइडलाइंस थी जिनको फॉलो नहीं किया गया, उसकी वजह से लोग अपील्स करते हैं। कंटेंट एरियाज, कि ये वो बेसिकली एरियाज हैं जिनके ऊपर एक रेटर की ट्रेनिंग कराई जानी चाहिए, इन कंटेंट्स पे ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये पहले भी हम एक दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि जी रीजंस फॉर इम्प्लीमेंटिंग द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, इसके ऊपर ट्रेनिंग करानी चाहिए रेटर्स की, कि ताकि रेटर्स को पता हो कि जी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम क्यों ज़रूरी है, हम क्यों इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपनी कंपनी में, ताकि वो आगे अपने एम्प्लॉयज़ को कोचिंग और उनको भी काउंसिल कर सकें। जब उनको खुद पता होगा तो काउंसिल करेंगे।
अब इंफॉर्मेशन ऑन अप्रेजल फॉर्म के बारे में उनको कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस प्रैक्टिस होनी चाहिए सो दैट कि एफिशिएंटली अप्रेजल फॉर्म को ठीक तरीके से फिल आउट कर सकें। आइडेंटिफाई एंड रैंक जॉब एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई कर सकें, रैंकिंग कर सकें। उसके बाद ऑब्जर्व, रिकॉर्ड, मेजर परफॉर्मेंस कर सकें, इसके ऊपर उनकी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए। मिनिमाइज रेटिंग एरर्स कम से कम करने के लिए उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्रैक्टिस करानी चाहिए। अप्रेजल इंटरव्यू करने की टेक्निक्स उनको सिखानी चाहिए, ट्रेनिंग उसके ऊपर प्रोवाइड करनी चाहिए। फिर जो सुपरवाइज़र हैं, मैनेजर हैं, उनकी इस बात पे भी ट्रेनिंग करानी चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग्स कैसे कराएं, उनकी काउंसलिंग कैसे करें, उनको कोचिंग कैसे प्रोवाइड करें। Now then, rater error training. RET typically includes definition of the most typical errors and a description of possible causes of these errors. अब वो क्या है, रेटर्स एरर ट्रेनिंग के जी, वो एरर्स जो होते हैं उसके ऊपर ट्रेनिंग करानी चाहिए सो दैट उनके एरर्स मिनिमाइज हों। सच प्रोग्राम्स आल्सो अलाउ ट्रेनी टू व्यू एग्जांपल्स ऑफ कॉमन एरर्स एंड टू रिव्यू सजेशंस हाउ टू अवॉइड मेकिंग एरर्स। तो इस हमने जो अब ये गो थ्रू किया है कोर्स, ये वो कोर्स है जो कि चैप्टर नंबर 11 से लेके लेक्चर नंबर 11 से लेके लेक्चर नंबर 19 तक हमने थॉरली विद केस स्टडीज़ और एग्जांपल्स का हमने लर्न किया था। हमने यहाँ पे क्विकली उसे गो थ्रू किया है सो दैट आपका इस लेक्चर के बाद सेकेंड जो सेशनल एग्ज़ाम है उसके लिए आप प्रिपेयर कर सकें कि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मेजर डेवलपमेंट्स हैं जो कि हमने की इस जो था सेकेंड सेशनल के कोर्स में। So we have now come to the end of our session. Thank you very much.